1984 और एनिमल फार्म के लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में एक निबंध लिखा था, एक एसे लिखा था, पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज होराइजन पत्रिका में 1946 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जॉर्ज ऑरवेल ने बताया है कि जो इंग्लिश लेखन है वो किन कारणों से दूषित हो रहा है, करप्ट हो रहा है, या किसी लेखक को लिखने के पहले क्या क्या प्रश्न अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में रखने चाहिए जिससे उसका लेखन दोष मुक्त हो, उसका लेखन गलतियों से भरा हुआ न हो या उसका लेखन विकृत न हो। तो अच्छे लिखने के लिए जॉर्ज ऑरवेल पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सूत्र देते हैं, टिप्स देते हैं। पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज निबंध लिखने के लिए जॉर्ज ऑरवेल ने बुरे लेखन के उदाहरण भी दिए हैं। तो आज जॉर्ज ऑरवेल का यह प्रसिद्ध निबंध पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन हम करते हैं। पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जॉर्ज ऑरवेल, published 1946. Orwell says English language had become ugly and inaccurate, and that because our thoughts are foolish. यानी अंग्रेजी भाषा जो है वो कुरूप और अशुद्ध हो गई है क्योंकि हमारे जो विचार हैं वे मूर्खता पूर्ण हैं। बिकॉज आवर थॉट्स आर फुलिश। ऑरवेल साइट्स, CITES, Orwell cites 5 examples to discuss the most pressing and common issues within language. यानी ऑरवेल जो है, जो लैंग्वेज में जो दोष आ रहे हैं इसके लिए उन्होंने 5 उदाहरण दिए थे, 5 उदाहरण को उद्धृत किया था। CITES 5 उदाहरणों को उद्धृत किया था। इसमें कुछ के नाम उन्होंने दिए थे, कुछ के नाम उन्होंने नहीं भी दिए थे। तो पहला है प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की, एसे इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। प्रोफेसर लैंसलॉट होगबेन इंटेरोग्लोसिया, अ साइकोलॉजिकल एसे पब्लिश्ड इन पॉलिटिक्स। An excerpt from an unknown communist pamphlet। और 5th है ए लेटर पब्लिश्ड इन ट्रिब्यून। तो 5 चीज़ों को, 5 लेखों को ऑरवेल ने 5 लेखों का उदाहरण दिया था और बताया था कि इनमें कौन कौन सी कमियां हैं। कॉजेज, ऑरवेल स्पेसिफाइज 4 फीचर्स ऑफ बैड राइटिंग। यानी बैड राइटिंग है तो उसके लक्षण क्या हैं। तो ऑरवेल ने 4 फीचर बताए थे बैड राइटिंग के। 1 डाइंग मेटाफर्स, 2 ऑपरेटर्स वर्बल फॉल्स लिम्स, ऑपरेटर्स वर्बल फॉल्स लिम्स। थर्ड, प्रीटेंशस डिक्शन, 4 मीनिंगलेस वर्ड्स, वर्ड्स दैट लैक अ क्लियर डेफिनिशन।
तो चार चीज़ें दी थी, चार ध्यान रखने योग्य बातें ऑरवेल ने दी थी जिससे कि किसी ऐसे को सही ढंग से लिखा जा सके या जिससे किसी लैंग्वेज को, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज को सही ढंग से लिखा जा सके। ऑरवेल सेज राइटर्स शुड आस्क देमसेल्व्स 6 क्वेश्चंस। अब अच्छे ढंग से लिखने के लिए ऑरवेल कहते हैं कि राइटर्स को 6 प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन इसके पहले जो 4 गलतियां करते हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान से और देख लेते हैं। डाइंग मेटाफर्स। ऑरवेल का कहना है कि जो मेटाफर्स का प्रयोग किया जाता है, जो तुलना के लिए रूपों का प्रयोग किया जाता है, तो कभी कभी वे इतने सामान्य हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनको प्रयोग किया जाता है कि वे अपना अर्थ खो बैठते हैं। तो इनको डाइंग मेटाफर्स कहते हैं, यानी मेटाफर्स जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और वे कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो घिसे पीटे इन मेटाफर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर्स वर्बल फॉल्स लिम्स में जो कोई शब्द होता है उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जबरदस्ती लगा दिया जाता है, और तो वे भी अनुपयोगी हो जाते हैं। और ये जो उनको ऑपरेटर्स कहते हैं, यानी कोई शब्द है और उसमें प्रीफिक्स लगाया गया या सफिक्स लगा करके उसे नया शब्द बनाया गया, तो उनका भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑपरेटर्स या वर्बल फॉल्स लिम्ब कहलाते हैं। प्रीटेंशियस डिक्शन में तो जो शो करने के लिए, दिखावा करने के लिए जो शब्दाडंबरों का प्रयोग किया जाता है, शब्द आडंबर, उनको प्रीटेंशियस डिक्शन कहते हैं। जैसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए विदेशी शब्दों का, लैटिन ग्रीक शब्दों का या फ्रेजेज का या संस्कृत के फ्रेजेज का उपयोग किया जाए, जबकि उनकी आवश्यकता न हो, केवल इसलिए कि लोगों के ऊपर इम्प्रेशन पड़े, तो वो प्रीटेंशियस डिक्शन है। मीनिंगलेस वर्ड्स दैट लैक ए क्लियर डेफिनेशन। ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए जो अब निरर्थक हो गए हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिनकी कोई अब उपयुक्त परिभाषा नहीं है, तो ये मीनिंगलेस वर्ड्स या वर्ड्स दैट लैक ए क्लियर डेफिनेशन में आते हैं। ऑरवेल सेज राइटर्स शुड आस्क देमसेल्व्स 6 क्वेश्चंस, यानी अच्छी राइटिंग के लिए राइटर्स को अपने से 6 प्रश्न पूछने चाहिए। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। दूसरा क्वेश्चन उसे पूछना चाहिए, व्हाट वर्ड्स विल एक्सप्रेस इट। व्हाट वर्ड्स विल एक्सप्रेस इट, यानी जो मैं कहना चाहता हूँ उनको कौन से शब्द अच्छे ढंग से उनको अभिव्यक्त करेंगे। थर्ड, व्हाट इमेज और ईडियम विल मेक इट क्लियर, यानी जो मैं कहना चाहता हूँ उसको स्पष्ट करने के लिए किस इमेज, छवि या ईडियम का प्रयोग किया जाए कि वे स्पष्ट हो सके। फोर्थ, इज दिस इमेज फ्रेश एनफ टू हैव एन इफेक्ट, यानी जो जिस इमेज का उपयोग कर रहे हैं, क्या यह इमेज इतनी फ्रेश है, इतनी ताजी है कि ये प्रभाव डालेगी, कहीं बहुत स्टेल या बासी तो नहीं हो गई है। इज दिस इमेज फ्रेश एनफ टू हैव एन इफेक्ट। फिफ्थ, कुड आई पुट इट मोर शॉर्टली, क्या इसे और संक्षेप में नहीं कहा जा सकता है।
कुड आई पुट इट मोर शॉर्टली, क्या इसे और संक्षेप में नहीं रखा जा सकता है? कुड आई पुट इट मोर शॉर्टली। 6. हैव आई सेड एनीथिंग अनअवॉइडेबली अगली, यानी कोई इसमें अगली कुरूप चीज तो नहीं है जिसे हटाया न जा सके। हैव आई सेड एनीथिंग अनअवॉइडेबली अगली। स्टेलनेस ऑफ इमेजरी एंड लैक ऑफ प्रिसीजन काज डाउनफॉल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो इमेजरी है यदि वो बासी हैं या जो डिक्शन का, शब्दों का या मेटाफर्स का जो उपयोग किया जा रहा है उनमें यथार्थता नहीं है, तो इससे अंग्रेजी भाषा का पतन होता है। दिस essay was written in 1945 and published in 1946 in the Horizon, in the journal called Horizon. Using extra syllables in essential prefixes, suffixes are called operators, verbal false limbs, यानी एक्स्ट्रा सिलेबल्स का उपयोग किया जाए या गैर जरूरी प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस का उपयोग किया जाए, इसे ऑपरेटर्स या वर्बल फॉल्स लिम्स कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।